चलिए हम लोग देखते हैं कि वर्तमान में महिला से संबंधित व्यवस्था क्या क्या है। मतलब वर्तमान में जो महिलाएं हैं उसके लिए किस किस प्रकार का अधिकार है। तो इसमें कई प्रकार के अधिकार हैं, जैसे संवैधानिक अधिकार है, विधिक एवं कानूनी अधिकार है। संवैधानिक अधिकार विधिक एवं मतलब विधिक अधिकार है, उसी को विधिक मतलब कानूनी अधिकार भी प्राप्त है। और योजना के द्वारा भी समय समय पर महिला से संबंधित योजना कानून बना करके योजना ला करके ठीक है महिला को लाभ पहुंचाया जाता है। तो सबसे पहले कहा संविधान में महिला को अधिकार दिया गया है, कुछ संवैधानिक अधिकार दिया गया है। दूसरा कभी समय समय पर कानून ला करके विधायिका के द्वारा समय समय पर कानून लाया जाता है और महिला से संबंधित होता है, जो जैसे महिला की समस्याओं का निपटारा या महिला से संबंधित कोई मुद्दा होता है तो उसको कानूनी मान्यता दिया जाता है। अगला क्या है, योजना के द्वारा, जो सरकार के द्वारा जनहित में जो योजना चलाया जाता है उसमें महिला से संबंधित भी कुछ योजनाएं होती है। इसी सब को हम लोग अभी देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए संवैधानिक अधिकार किस किस प्रकार का महिला को प्राप्त है। इसमें देखिए मौलिक अधिकार में समानता। मौलिक अधिकार 6 प्रकार का है, जिसमें सबसे पहला क्या है, समानता का अधिकार। तो वहीं पे समानता का अधिकार जैसी ही बात होती है तो उसे महिला को भी पुरुषों के जैसे समानता का अधिकार प्राप्त हो जाता है। उसमें साफ कहा गया है कि मूल, वंश, धर्म, लिंग, जाति या वंश के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते। तो जैसे लिंग के नाम पे भेदभाव नहीं कर सकते, तो लिंग मतलब एक महिला एक पुरुष, तो महिला और पुरुष के नाम पे आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो यहीं पे एक अधिकार प्राप्त हो गया, किसको, महिला को, समानता का अधिकार। अब देखिए दूसरा नीति निर्देशक तत्व। एक नीति निर्देशक तत्व है हमारे संविधान में, जिसके द्वारा एक निर्देश दिया गया है सभी राज्यों को कि आप जो कानून बनाएंगे उसमें कुछ कुछ बातों का ध्यान रखेंगे, जो कि मतलब कि बाय कानून लागू कराने की बात इसमें नहीं की गई। नीति निर्देशक तो ऐसा है कि बस आपको एक गाइड प्रस्तुत करता है किसी भी सरकार को कि आप किस प्रकार से राज्य में नीति का निर्माण करेंगे, कानून किस प्रकार से बनाएंगे, किस किस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। उसी में एक ये भी बात कही गई है कि महिला के समानता का भी बात ध्यान में आपको रखना है। सामान्य कार्य करिएगा तो सामान्य कार्य करने के लिए महिला को सामान्य वेतन देना पड़ेगा आपको। इस तरह का बात दिमाग में रखना चाहिए कानून बनाने वाले व्यक्ति को। फिर दिया गया है उसमें कि महिला जो मातृत्व के मतलब माता बनने वाली स्थिति में होगी तो उस समय भी उसको कुछ लाभ देना है। तो इस सब तरह की योजना को बनाने के लिए नीति निर्देशक तत्व के द्वारा सभी सरकार को गाइड प्रदान किया गया है, रास्ता दिखाया गया है। तो यही नीति निर्देशक तत्व में भी एक संवैधानिक अधिकार दी गई है महिला के हित के लिए। अगला है 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन। तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित संशोधन है ये। इसके द्वारा महिला को पंचायत में 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायत में और 74वां संविधान संशोधन के द्वारा नगर पालिका में महिला के लिए सीट का आरक्षण, राजनीति में सीट, जगह, स्थान का आरक्षण किया गया है, जो है 1/3। मतलब कि अगर 100 सीट है उसमें कम से कम 33.333 है ना, कम से कम 34 सीट महिला के लिए आरक्षित रहेगा और बाकी सीट पे आप पुरुष कैंडिडेट को रख सकते हैं, लेकिन कम से कम 34 सीट महिला को निश्चित रूप से उसमें जनप्रतिनिधि के बनाने के लिए सुरक्षित कर देना है। तो ये अधिकार 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन के 73वां द्वारा पंचायत में और 74वां द्वारा नगर पालिका में अधिकार संवैधानिक रूप से दिया गया है। तो राजनीतिक अधिकार भी कुछ संरक्षित हो गया। इसी को देखते हुए बिहार सरकार अपने बिहार में पंचायती राज चुनाव में 50% आरक्षण महिला को दिए हैं। तो ये काफी महिला को सशक्त करने के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि आबादी महिला का कितना लगभग 50% होता है। तो राजनीति में भी इन्होंने निचली स्तर पर राजनीति में 50% आरक्षण देने का काम किया है, जबकि काफी सराहनीय है।
इस तरह का कदम इन्होंने बिहार, पूरे देश में पहला राज्य बिहार बना जो महिला को 50% आरक्षण देने का काम किया था पंचायती राज चुनाव में। तो हम लोग संवैधानिक देख लिए। अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे विधि की या कानूनी क्या क्या अधिकार है। तो कानूनी अधिकार है जैसे मातृत्व हित लाभ अधिनियम 1961 के द्वारा महिला को क्या देखेंगे आप, कानूनी अधिकार। तो पहला कानूनी अधिकार है मातृत्व हित लाभ अधिनियम। उन्नीस 1961 लाया गया कि महिला जब कहीं कोई काम करती है तो उस समय अगर वो मां बनने वाली होती है तो उसको उसका जॉब का संरक्षण, उसका नौकरी संरक्षित रहेगा, उसको आर्थिक कुछ सुविधा दिया जाएगा, आर्थिक लाभ दिया जाएगा और चिकित्सकीय कुछ सुविधा दिया जाएगा। तो इस तरह से इस कानून के तहत उनको कई प्रकार का संरक्षण प्राप्त है। तो क्या कानूनी अधिकार क्या प्राप्त है, मातृत्व हित लाभ अधिनियम। अगला है दहेज निषेध अधिनियम। दहेज निषेध अधिनियम ये भी 1961 का है। ये भी कब लाया गया था, 1961 में। मतलब कि महिला को आप दहेज के कारण प्रताड़ित नहीं कर सकते, उसे जलाकर मारेंगे नहीं, उसको किसी प्रकार से टॉर्चर नहीं करेंगे, मारपीट, घरेलू हिंसा ये सब नहीं कर सकते। तो यही दहेज निषेध अधिनियम में ये चीज लाया गया है। अब एक है समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। सामान्य पारिश्रमिक अधिनियम 1976। इसके द्वारा है कि किसी भी काम को जहां पे महिला और पुरुष दोनों करते हैं, तो सेम काम कर रहे हैं, एक नेचर का काम कर रहे हैं, तो उसको एक ही जैसा वेतन दिया जाएगा, पारिश्रमिक, ठीक है, तो समान वेतन दिया जाएगा। उसके बाद एक अगला है पोस्को एक्ट। पोस्को एक्ट, ठीक है, ये 2012 में लाया गया। उसी तरह से एक राष्ट्रीय महिला आयोग, कोई भी समस्या एक अलग आयोग ही महिला के लिए बना दिया गया, राष्ट्रीय महिला आयोग। जो महिला से संबंधित समस्याओं को ये अच्छे से देख रेख करेंगे अपना। तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कर दिया गया। पोस्को एक्ट बनाया गया। ये सब देख लिए। तो ये सब कानूनी अधिकार है। अब देखिए योजना के द्वारा क्या क्या लाभ दिया जा रहा था, दिया जा रहा है वर्तमान में। तो केंद्र सरकार की अलग योजना होती है महिला से संबंधित, राज्य सरकार की अलग योजना होती है महिला से संबंधित। कुछ केंद्र सरकार की योजना जो होती है वो पूरे देश पे लागू होती है, राज्य सरकार की जो योजना होती है वो जिस राज्य से संबंधित होता है उस राज्य पे लागू होता है। तो देखिए योजना के द्वारा क्या क्या लाभ, तो केंद्र सरकार की कुछ योजना है जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। तो उससे क्या होता है, महिला की जो भ्रूण हत्या मतलब भ्रूण हत्या, बालिका की जो जन्म से पहले ही मृत्यु कर दी जाती थी उस पर रोक लगाने की उसमें बात की गई है। पहले तो वो बचेगी, फिर उसके बाद उसको विद्यालय तक पहुंचाना, उसको पढ़ाना है, लिखाना है, बड़ा करना है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना महिला से संबंधित है, केंद्र सरकार की योजना है। उसी तरह से एक है उज्ज्वला योजना। तो उज्ज्वला योजना भी केंद्र सरकार की योजना है। चलिए उसके बाद हम देखते हैं
उज्ज्वला योजना का मुख्य काम क्या है कि महिला का जो तस्करी होता है, खरीद फरोख्त होता है, महिला का जो व्यापार होता है, उसको रोकने का प्रयास उज्ज्वला योजना के द्वारा की गई है। सुकन्या समृद्धि योजना, ये भी केंद्र सरकार की योजना है। जो महिला बच्ची जन्म लेती है उसका बाल विवाह रोकने के लिए उसके अकाउंट में कुछ पैसा माता पिता के द्वारा जमा किया जाता है, जो उसके 18 वर्ष की आयु होने के बाद ही उससे निकाल सकते हैं अगर महिला शादीशुदा नहीं हो तो। जो बच्ची के नाम से आप पैसा जमा किए हैं उसका 18 वर्ष तक शादी अगर नहीं कीजिएगा तो उसमें सरकार भी पैसा जमा करेगी और कुछ आप भी जमा कीजिएगा तो एक अच्छा अमाउंट बन जाता है, ज़्यादा पैसा हो जाता है, उसको बच्ची शादी मतलब अपने पढ़ाई लिखाई के लिए खर्चा कर सकती है या 18 वर्ष के बाद अपने शादी के लिए उस पैसा का प्रयोग कर सकती है। तो ये सुकन्या समृद्धि योजना के तहत है। तो ये सब केंद्र सरकार की योजना है। अब राज्य सरकार की अब देख लेते हैं कि बिहार सरकार की जो कुछ योजनाएं हैं जो महिला से संबंधित है, महिला के हित के लिए है, उसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, आरक्षित रोजगार महिला का अधिकार, जो बिहार सरकार का 7 निश्चय योजना है, जिसमें एक योजना ये भी है कि आरक्षित रोजगार महिला का अधिकार, मतलब रोजगार में आरक्षण देंगे वो किसका अधिकार है, महिला का अधिकार ही बता दिया उन्होंने। तो इसको ध्यान में रखते हुए इस योजना का पूर्ति के लिए उन्होंने महिला को सभी प्रकार के बिहार के राज्य स्तरीय जो भी रोजगार होगा, जो भी कंपटीशन आएगा, नौकरी आएगा, उसमें 35% आरक्षण दे दिए हैं। क्या दिए हैं? 35% आरक्षण। किसके तहत? आरक्षित रोजगार महिला का अधिकार योजना के तहत। अब देखिए, अगला है मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना। बच्ची जो स्कूल जाती हैं, पढ़ती हैं, तो उनको कपड़ा दिया जाता है, पोशाक, स्कूल ड्रेस, है ना। स्कूल ड्रेस देने के लिए सरकार पोशाक योजना की बात की है। मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, वैसे मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना बालिका को तो दिया ही जाता है, बालक को भी दिया जाता है, लड़का को भी दिया जाता है। तो मतलब शिक्षा के प्रति रुचि बनाने के लिए बालक बालिका दोनों को दिया जाता है कि माता पिता ये ना करे कि बच्चे को पढ़ाने के लिए हमको कपड़ा देने का, स्कूल ड्रेस देने के लिए पैसा नहीं है तो स्कूले नहीं भेजेंगे, ऐसी बात नहीं है। सरकार उसको पैसा देगा पोशाक खरीदने के लिए। छात्र ये मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना के तहत। मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, लड़कियां जो पढ़ने जाती थी, दूरी होने के कारण उसका पढ़ाई रुक जाता था, इसलिए उसके पढ़ाई को प्रोत्साहित करने के लिए 8 क्लास के बाद हाई स्कूल थोड़ा दूरी पर अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, सरकार उसको साइकिल देगी, आप साइकिल चलाना सीखिए और स्कूल साइकिल से जाइए। तो मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना इसीलिए दिया गया बच्ची के लिए बिहार सरकार की तरफ से। एक सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, इससे पहले मैट्रिक में फर्स्ट कीजिएगा तो भी प्रोत्साहन राशि है, ग्रेजुएशन में फर्स्ट कीजिएगा तो भी प्रोत्साहन राशि है। तो उसी तरह से नौकरी की तैयारी करने के लिए सिविल सेवा, बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी करने के लिए प्रोत्साहन राशि दिया गया है बिहार सरकार के द्वारा। अगर पीटी आप पास कर लेते हैं तो उसमें आपको 50,000 रुपये, अगर बीपीएससी का पीटी पास करते हैं तो 50,000 रुपये आगे की तैयारी के लिए दिया जाएगा। तो और उसके बाद अगला है जीविका। आप देखते होंगे गांव में कि समूह बना करके महिला सब कुछ राशि जमा करती है और समूह से पैसा लेकर के अपना स्वरोजगार स्थापित करने के लिए कुछ काम सब करते रहती है, जैसे साबुन बनाने का प्रोसेस करना, छोटा कारखाना, छोटा उद्योग स्थापित करना, कुर्सी बनाने का छोटा उद्योग स्थापित करना, बकरी पालन करने के लिए छोटा सा उद्योग स्थापित करना। इन सभी कामों को करने में पैसा का आवश्यकता होता है, तो महिलाएं ग्रुप बना करके, समूह बना करके उसमें पैसा जमा करती है और उस ग्रुप के माध्यम से, समूह के माध्यम से बैंक से छोटे स्तर का लोन लेती है, उससे अपना जीविकोपार्जन करने के लिए उद्योग सब स्थापित करती है, छोटी छोटी उद्योग, जिसको लघु उद्योग के श्रेणी में, उसको कुटीर उद्योग के श्रेणी में रख सकते हैं। तो वो काम इस जीविका के माध्यम से होता है। तो जीविका योजना का भी ये बिहार सरकार ने व्यवस्था की गई है। तो चलिए, इस सारी योजना को हम देख लिए, बिहार के महिला के विकास में ये सब कितना महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। तो चलिए, अब हम लोग देखेंगे आपके पुस्तक में इस अध्याय से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, उसी को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आप ही का पुस्तक है ये,
8 क्लास का अतीत से वर्तमान। इसमें अध्याय 9 का देखिए, जितना कुछ अभी हम पढ़ाए हैं वो सारा क्वेश्चन इससे संबंधित आ जाएगा। अगर इस चैप्टर को अच्छे से आप अध्ययन कर लेंगे, सुन लेंगे 2 बार, तो आपको सारा क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। जिसमें आपको हम बता देते हैं अभी पढ़ाए हैं वो सब इसमें आ जाएगा। पहला देखिए, यह है कि सही विकल्प को चुने। पहला सवाल इसमें है, स्त्रियों की असमानता की स्थिति पर पहली बार किसने प्रश्न चिन्ह लगाया था? मतलब किसने स्त्रियों की असमानता के बात को उठाया था? तो ऑप्शन में है अंग्रेजों के द्वारा, भारतीय शिक्षितों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा, निम्न वर्ग के प्रणेताओं के द्वारा। तो सबसे पहले किसने आवाज उठाया था? अंग्रेजों के द्वारा। आप इसको समझ जाइए, इसमें आंसर क्या करेंगे? अंग्रेजों के द्वारा। पहले भी बता दी है पढ़ाई के क्रम में। अगला है, शिक्षा किस वर्ग की महिलाओं तक सीमित रहा? मतलब जब प्रारंभ में शिक्षा शुरू हुआ तो किस वर्ग के महिला तक ही शिक्षा रहता था? तो निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा उच्च वर्ग तक। प्रारंभ में जब शिक्षा की शुरुआत हुई तो ये उच्च वर्ग के महिला तक ही सीमित रह गया था। अगला देखिए, कानून के द्वारा सती प्रथा का अंत कब हुआ? तो अभी बताए हैं आप लोग को। तो कानून के द्वारा सती प्रथा का अंत 1829 में किया गया। विधवा पुनर्विवाह के प्रति किसने अपना जीवन समर्पित कर दिया? तो अभी बताया कि विधवा पुनर्विवाह किसके द्वारा शुरू किया गया कानूनी रूप से? तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा। ऑप्शन में दिया है ईश्वरचंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन राय, सैयद अहमद खान। तो बताए हैं ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा। बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो आपको बता दिए कि बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित किया गया था? 1929 में। कब पारित किया गया था? 1929 में। चलिए अब आगे देखिए, लॉन्ग आंसर है, इसमें लंबा आंसर है, लिखना है। वो ऑब्जेक्टिव टाइप का था, 4 ऑप्शन वाला जिसको बताया। अब देखिए, महिलाओं में असमानता की स्थिति मुख्य किन कारणों से थी? तो आपको बताए थे, इधर सारा कारण बता दिए थे, 7 कारण बताए थे। तो वही 7 कारण इसमें आप लिखेंगे। सती प्रथा पर किस प्रकार का विवाद रहा? सती विरोधी एवं सती समर्थक विचारों को लिखें। तो देखिए, सती प्रथा के बारे में बताया। सती का मतलब क्या होता है? सती प्रथा का जो जिसके पति मर जाते हैं उसको चिता के साथ जला देना। तो आपके सवाल में पूछता है कि सती प्रथा पर किस प्रकार का विवाद रहा, मतलब ये सही था या गलत था। तो कुछ दोनों पक्ष के लोग होते थे, कुछ सती के पक्षधर थे तब तो सती हो रहा था, और कुछ इसके विरोधी भी थे। तो इनके जो पक्षधर थे उनका मानना था कि महिला अपनी इच्छा से मरना चाहती है। अगर उसके पति मर जाएंगे तो फिर वो अपने जिंदगी को किस तरह से एक समाज में घृणित स्थिति में वो जिएंगे। उस सभी के लिए एक कष्टदायी माहौल होता है जब उसके साथ लोग घृणा करता है, उसको छुआछूत के भावना से देखता है, उसको किसी परंपरा में किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने से रोका जाता है। तो इन सभी समस्याओं से वो अपने आप को पति के प्रति इतना प्रेम और इतना भाव दिखाते हैं, इसलिए वो स्वयं स्वेच्छा से मरना चाहते हैं, जिसमें हम लोग उसको सहयोग करते हैं। ऐसा परंपरा था। और अगर साथ में मरना है तो सती होती है, मतलब एकदम पूरी तरह से वो पति के समर्पित कहलाते हैं। तो ये समर्थक का मानना था। और उनके जो विरोधी थे, जो सती के विरोधी थे, सती प्रथा के, तो उनका कहना था कि ये सती मतलब भगवान के पास पहुंचना और पति के प्रति जो समर्पण है महिला, उसको नहीं दिखाता है। ये मुख्य रूप से यहाँ रहने वाले लोगों का एक व्यूह रचना है, मतलब एक तरह का चक्रव्यूह रचना है, जिससे कि महिला को अगर मार दिया जाए, क्योंकि कम उम्र की महिला रहती है तो मार दिया जाएगा तो संपत्ति का बंटवारा नहीं होगा, वो संपत्ति में अपना अधिकार नहीं मांगेगी, ससुराल में एक नया हिस्सेदार नहीं पैदा होगा। तो इन सभी कारणों से महिला को उसके पति के साथ ही जला देना ही सही माना जाता था। इस पे यही 2 प्रकार का विरोधी विचार है, तो इस चीज को आप लिखेंगे। अगला है, राजा राममोहन राय के द्वारा महिलाओं से संबंधित किन समस्याओं के खिलाफ आवाज उठाया गया था? तो आप आवाज तो इन्होंने सारी समस्याओं के प्रति उठाया था, महिला का जो भी था, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह नहीं होना, सती प्रथा का विरोध किए थे, शिक्षा नहीं मिलने का विरोध किए थे, भ्रूण हत्या का विरोध किए थे। उसके बाद ये
सामाजिक असमानता का विरोध किए थे। तो सारी समस्या, सातों समस्या लिख दीजिएगा, और जो समस्या आपको समझ में आए उसको भी लिखिएगा। और उसके बाद लिखेंगे कि इन सारी समस्याओं का पे इन्होंने अपना विचार व्यक्त किए, आवाज उठाए, लेकिन इन्होंने सती प्रथा को कानूनी रूप से 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के सहयोग द्वारा प्रतिबंधित किए। इस चीज को लिखना मुख्य रूप से आवश्यक है, क्योंकि इनका सबसे बड़ी उपलब्धि महिला समस्या के निपटान में है सती प्रथा को रोकना। चलिए अगला देखते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के महिला सुधार में योगदान की चर्चा करें। तो आपको पहले उसी समय बताया है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर महिला के हर एक समस्या को उजागर किए, लेकिन इनको महत्वपूर्ण उपलब्धि मिली 1856 ईस्वी में कानूनी रूप से लॉर्ड डलहौजी के काल में विधवा पुनर्विवाह को लागू करवाए। तो इस क्षेत्र में इनको महत्वपूर्ण उपलब्धि मिली, तो इसी को लिखेंगे। अगला देखिए, स्वामी विवेकानंद ने महिला उत्थान के लिए कौन कौन से उपाय सुझाए। तो स्वामी विवेकानंद महिला उत्थान के लिए मुख्य रूप से अशिक्षा को जिम्मेदार ठहराए। तो उन्होंने महिला उत्थान के लिए शिक्षा को महत्व दिया, और शिक्षा के क्षेत्र के लिए, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई स्कूल और महिलाओं के पठन पाठन पे विशेष ध्यान दिए। तो आप लिखेंगे कि ईश्वर चंद्र ये स्वामी विवेकानंद महिला समस्याओं को हटाने के लिए शिक्षा को प्रमुखता से ध्यान दिए, और शिक्षा को ही सारी समस्याओं का जड़ माने, और शिक्षा प्राप्त करने के लिए महिला को प्रेरित किए। चलिए इसी के साथ पूरा क्लास खत्म होता है। आप इसी प्रकार से क्वेश्चन आंसर भी बना सकते हैं। थैंक यू।